Good morning all of you. Today we will continue our 10th chapter class 12 subject bio. तो जो अपना टॉपिक चल रहा था वो तो अपना फोटोसिंथेसिस चैप्टर का नाम जो था, ठीक है। तो इसके अंदर अपनों ने लास्ट वाले लेक्चर के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें जो थी कवर कर ली थी, जिसके अंदर मैंने तुम्हें लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन जो उससे भी पहले वाले अपनों ने लेक्चर के अंदर छोड़ा था वहाँ से अपनों ने कंटिन्यू करना स्टार्ट किया था। लास्ट लेक्चर के अंदर अपनों ने लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बारे में मैंने तुम्हें एक ओवरव्यू दिया था कि लाइट रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होती है, डार्क रिएक्शंस के अंदर लाइट की कोई भी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। और ये दोनों कंप्लीट जो रिएक्शंस होती है मिलकर ही फूड सिंथेसिस करने का काम करती है प्लांट्स के अंदर, है ना। तो इसके लिए मैंने तुम्हें एक एक जो लाइट रिएक्शंस थे उसके बारे में अपना डिटेल में पढ़ना स्टार्ट किया था। लाइट रिएक्शंस के अंदर क्या था, लाइट रिएक्शंस जो अपनों ने पढ़नी स्टार्ट की थी, लाइट रिएक्शंस के अंदर जो पिगमेंट्स वगैरह इन्वॉल्व थे, रिएक्शंस थी, ठीक है। उसके अंदर मैंने बताया था कि स्टेप बाय स्टेप जो आपने इन रिएक्शंस को कंप्लीट करेंगे। तो अपनों ने स्टार्ट कहाँ से किया था, सबसे पहले तो क्या किया था, अपने अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट से स्टार्ट किया था, ठीक है। यानी कि पहले जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फोटोन लेकर एक्साइटेड स्टेट में आते हैं, ये देखा था अपनों ने। सेकेंड स्टेप के अंदर अपनों ने हाइड्रोलाइसिस किया था, यानी कि वाटर का डिकम्पोजिशन किया था, ठीक है। उसके अंदर क्या था, वाटर के मॉलिक्यूल्स जो थे वो टूट गए थे ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन, और प्लस उन्होंने कुछ इलेक्ट्रॉन दिए थे। फिर ये जो रिएक्शन हुई थी इसके बाद में एक थर्ड स्टेप और आया था, जिसके अंदर क्या था, फॉर्मेशन ऑफ NADPH। तो वो कैसे बना था, उसके अंदर अपने देखा था जो उससे पहले वाले स्टेप के अंदर यानी हाइड्रोलाइसिस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स बने हैं ये वाटर के मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होने की वजह से जो आयंस मिले हैं हाइड्रोजन के, उनकी हेल्प से टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन आयन के दो मॉलिक्यूल जो थे वो NADPH को पहले NAD से NADPH में बनाया उन्होंने, ठीक है। उसके बाद में NADPH+ बनाया, वो चारों इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो वहाँ पे यूज हुए थे। फिर इसके अंदर एक नई चीज़ जो थी इंट्रोड्यूस हुई थी, कौन सी, फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम एक वर्ड आया था जिसके अंदर था फोटो सिस्टम फर्स्ट के अंदर ये रिएक्शंस होती हैं। तो इसके अंदर मैंने तुम्हें ये बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपने आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर मैंने तुम्हें ये कहा था फोटो सिस्टम्स जो होते हैं वो दो टाइप्स में डिवाइडेड थे, पहला फोटो सिस्टम 1 और दूसरा है फोटो सिस्टम 2। तो फोटो सिस्टम 1 और 2 के बारे में आज अपने पढ़ेंगे। उससे पहले जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेड ड्रॉप इमर्जन इफेक्ट एंड टू पिगमेंट सिस्टम। अब ये जो टू पिगमेंट सिस्टम दिखाई दे रहा है आपको, यही है PS1 एंड PS2, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। रेड ड्रॉप इमर्जन इफेक्ट जो था इसके अंदर क्या था, इमर्जन और कोवर्कर्स जो थे उन्होंने फोटोसिंथेसिस की रेट को मेजर करना स्टार्ट किया था। कौन था, इमर्जन एंड उसके कोवर्कर्स। ये कौन थे, ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को डिटेल में स्टडी करना स्टार्ट किया था। अब इसके अंदर इन्होंने बताया क्या था, इन साइंटिस्ट ने ये बताया कि जो भी रिएक्शन हो रही है उनके अंदर काफी सारी ऑब्जर्वेशन इन्होंने कलेक्ट की। किसके बेसिस पे, किसके ऑब्जर्वेशन की इन्होंने, वेवलेंथ और एनर्जी के बेसिस पे, वेवलेंथ एंड एनर्जी, इनके बारे में भी इसमें काफी कंक्लूजन्स दिए, ठीक है। अब वेवलेंथ और एनर्जी जो है उसके बेसिस पे देखो, सबसे पहले तो ये था कि जो फोटोसिंथेसिस की रेट है वो डिक्रीज हो जाती है हाई वेवलेंथ के साथ। मतलब कि अगर वेवलेंथ हाई होगी, वेवलेंथ हाई होगी यानी कि लैम्डा हाई होगा, तो मैंने तुम्हें एक रिलेशन बताया था वेवलेंथ और एनर्जी के बीच में। एनर्जी और वेवलेंथ क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, बताया था ना। तो अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो एनर्जी ऑटोमेटिकली कम होगी, और एनर्जी जो है वो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन से डायरेक्ट लिंक्ड होती है। यानी कि अगर एनर्जी कम है यानी वेवलेंथ ज्यादा है, तो वेवलेंथ ज्यादा है तो मतलब कि फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है उसमें कहीं ना कहीं जो है वो फर्क पड़ना स्टार्ट होगा, ठीक है। मतलब कि हाई वेवलेंथ अगर होगी तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन पे उसका कोई ना कोई इफेक्ट पड़ेगा, तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। आगे देखो, अब ये जो डिक्रीज हुई है रेट फोटोसिंथेसिस की, किससे रिलेटेड है, रेड रीजन से। मतलब कि आप लोगों को ये बात मैंने बताई थी, एक अपनों ने विजिबल स्पेक्ट्रम की बात की थी, किसकी की थी, दोबारा ध्यान देना इस बात पे, विजिबल स्पेक्ट्रम क्या था ये, इसके अंदर ये था कि सबसे ज्यादा हाई वेवलेंथ किसकी थी, रेड की, देखी थी ना ये बात अपनों ने। और जो इससे ऊपर वाले रीजन जाते हैं वो कौन से में चले गए थे, इंफ्रारेड में, ठीक है। जिसकी वेवलेंथ सबसे कम थी वो कौन से थे, वॉयलेट, और जो किसमें चले गए थे, यूवी रीजन में। अब देखो क्या होता है इसके अंदर
इस रीजन के अंदर रेड कलर दिखाई देने लगा, यानी क्या बन गया, ये रेड रीजन से रिलेटेड हो गया ये स्पेक्ट्रम, इसलिए अपनों ने इसका क्या नाम दे दिया, रेड ड्रॉप इमर्जन इफेक्ट। आगे देखो, फिर इन्होंने इमर्जन और कोवर्कर्स ने कई सारे क्या बोलते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स और किए, जिनके अंदर इन्होंने और कई चीज़ें ऑब्जर्व की फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड। इन्होंने देखो क्या किया, हाई, अब तो यहाँ पे जो एक इफेक्ट आया वो क्या था, सिर्फ हाई वेवलेंथ से रिलेटेड था। इसके बाद में इन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जिसके अंदर इन्होंने हाई वेवलेंथ की ली और लो वेवलेंथ की ली, दोनों के बेसिस पे इन्होंने कई कंक्लूजन्स निकाले। तो ये तो अपना था फर्स्ट पॉइंट, क्या था, रेड ड्रॉप इमर्जन इफेक्ट। अब इसमें सेकंड पॉइंट के ऊपर अपने चलते हैं, उसके अंदर कुछ पॉइंट्स अपने लेजर करके देखेंगे, यानी कि हाई वेवलेंथ लो वेवलेंथ दोनों का क्या इफेक्ट पड़ा है। तो साइंटिस्ट इमर्जन और कोवर्कर्स ने जब ये प्रोसेस करनी स्टार्ट किया, एक्सपेरिमेंट करने स्टार्ट किए, तो सेकंड के अंदर इन्होंने क्या किया, अलग अलग रेडिएशंस ली, किसी में तो क्या ली, वही हाई वेवलेंथ, और कईयों के अंदर क्या ली इसने, लो वेवलेंथ। तो हाई और लो के बेसिस पे अपने देखते हैं इन्होंने क्या किया, हाई और लो वेवलेंथ की इनके बेसिस पे अलग अलग रेडिएशंस आई। अब इन्होंने क्या कहा, इसी जो इन्होंने अलग अलग रेडिएशंस को मेजर करना स्टार्ट किया फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में, इसको इन्होंने क्या बोला, इमर्जन एनहांस इफेक्ट। क्या बोला, इमर्जन एनहांस इफेक्ट। अब कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज द इमर्जन एनहांस इफेक्ट, तो आप बता सकते हो कि हाई वेवलेंथ और लो वेवलेंथ के बेसिस पे इन्होंने कई एक्सपेरिमेंट्स किए जिसके अंदर ये इन्होंने फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में मेजर करना स्टार्ट किया, ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया कि क्या रिएक्शंस के अंदर फर्क लगता है। उस इफेक्ट को इन्होंने क्या बोला, इमर्जन एनहांस इफेक्ट। इससे पहले इन्होंने कौन सा पढ़ा, रेड ड्रॉप इमर्जन इफेक्ट। तो इन दोनों में अगर आपको डिफरेंस आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना है, रेड ड्रॉप के अंदर तो हाई वेवलेंथ लिए, क्या लिए, हाई वेवलेंथ, और इमर्जन एनहांस इफेक्ट में वेवलेंथ हाई एंड लो, दोनों के बेसिस पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए। समझ आ गया। तो दोनों जो अपने साइंटिस्ट जो थे इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, उनके नाम दिए, इफेक्ट शो किए, तो उनको अपने क्लियर कर सकते हैं। अब जो एक्सपेरिमेंट अपनों ने देखे हैं उनके अंदर देख सकते हैं अपने कि दो पिगमेंट ग्रुप जो है दिखाई दिए फोटोसिंथेसिस में, जिसकी मैंने आपको पहले भी बात की है, PS1 एंड PS2। तो एक तो था जो लॉन्ग और हाई वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है। देखो क्या था ना, ये जो इफेक्ट किया इन्होंने इमर्जन एनहांस इफेक्ट, इसके अंदर जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स प्रूव किए तो तब इन्होंने क्या लिया था आपके सामने कि एक तो हाई वेवलेंथ ली, एक लो वेवलेंथ ली। अब जिसमें हाई वेवलेंथ थी वो वाले और लो वेवलेंथ वाले दो सिस्टम है, टू पिगमेंट सिस्टम मिले इनको। जब इन्होंने ऐसे ऑब्जर्वेशन करने स्टार्ट किए तभी इनको पता चला कि ऐसे दो पिगमेंट सिस्टम भी मिलते हैं। अब जिसके अंदर वेवलेंथ हाई थी, क्या थी, वेवलेंथ हाई थी, उसको तो इन्होंने क्या कर दिया, PS1, क्या बोलते हैं इसको, PS1। जिसके अंदर वेवलेंथ लो थी उसको इन्होंने क्या कर दिया, PS2। समझ आ गया, यानी कि पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट एंड पिगमेंट सिस्टम सेकंड, फोटो सिस्टम फर्स्ट कर दिया, दूसरे को फोटो सिस्टम सेकंड कर दिया। अब हर एक जो फोटो सिस्टम होता है उसके अंदर ये बात ध्यान में रखने वाली है कि 300 से 400, 300 to 400 पिगमेंट्स आर फाउंड, दोनों के अंदर क्या मिलते हैं, 300 से 400 जो है इसके अंदर पिगमेंट मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। अब ईच फोटो सिस्टम जो है वो रिएक्शन सेंटर होता है, हर एक के अंदर क्या मिलता है, रिएक्शन सेंटर। ये चीजें आपके क्लियर रखनी है, याद रखनी है कि अपनों ने क्या किया, फोटो सिस्टम जो थे उसके अंदर पहले तो अपनों ने ये देखा कि 300 से 400 पिगमेंट्स मिलते हैं। सेकंड पॉइंट अपनों ने इसके अंदर क्या देखा, सेकंड पॉइंट इज दैट वी फाइंड रिएक्शन सेंटर। क्या मिला अपने इसके अंदर, रिएक्शन सेंटर। जब अपनों ने PS1 और PS2 की स्टडी करनी स्टार्ट की, ठीक है, उसके बाद देखो रिएक्शन सेंटर के बाद ये जो पिगमेंट्स थे, SSV पिगमेंट मिले कुछ इसके अंदर, रिएक्शन सेंटर को मिला ही मिला, साथ में क्या मिले, SSV
होता है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो अब अपने इसके अंदर देखते हैं कि ये जो PS1 और PS2 की स्ट्रक्चर है वो होती कैसे है। एक डायग्राम के अंदर देखते हैं अपने बना के। सबसे पहले तो ये देखते हैं, एक हल्का सा इसका ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम, जिसके अंदर आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो इसके अंदर देखो एक रिएक्शन सेंटर मिलता है अपने को, क्या मिलता है, रिएक्शन सेंटर, और एक इसके अंदर क्या मिलता है अपने को, इस टाइप का एक प्राइमरी फोटो एक्सेप्टर मिलता है। ये क्या होता है, प्राइमरी फोटो एक्सेप्टर, प्राइमरी फोटो एक्सेप्टर, ठीक है। एक होता है ये जो इसके अंदर दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है, इसका रिएक्शन सेंटर, ठीक है। और इसके अंदर हम देखते हैं कि ये जो आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही है ना, ये सब क्या होते हैं, फोटोन। ये किसकी स्ट्रक्चर है, फोटो सिस्टम की, याद रखिए बात आपने। अब ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये वाले, ये कौन से मॉलिक्यूल है, एंटीना मॉलिक्यूल, एंटीना मॉलिक्यूल। अब एंटीना मॉलिक्यूल कौन से होते हैं, एंटीना मॉलिक्यूल्स जो एसेसरी पिगमेंट्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, एसेसरी पिगमेंट के अंदर जो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, एंटीना मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये डायग्राम किसका दिखाई दे रहा है आपको, फोटो सिस्टम का, ऐसा होता है। ये क्या क्या मिलता है इसमें अपने को पता चल रहा है, रिएक्शन सेंटर, फिर प्राइमरी फोटोन एक्सेप्टर यानी जो लाइट एब्जॉर्ब करता है। अब इनके ऊपर आपको मैंने बताया एसेसरी पिगमेंट्स मिलते हैं जो क्या काम करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल तक पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। अब इन्हीं मॉलिक्यूल्स जो एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको एंटीना मॉलिक्यूल बोला जाता है, और यहाँ पे ये फोटोन मिलते हैं। तो अगर अपन इसको दोबारा रिकॉल करें, सबसे पहले क्या था, रेड ड्रॉप इमर्जन इफेक्ट, उसके अंदर क्या था कि हाई वेवलेंथ के एक्सपेरिमेंट्स को मेजर करना स्टार्ट किया, ठीक है, इमर्जन ने, जिसके अंदर क्या था, रेड रीजन अपने को एक मिला जिसको अपने रेड ड्रॉप इमर्जन इफेक्ट बोल दिया। सेकंड अपने जब इससे आए थे उन्होंने क्या किया, इमर्जन और एनहेंस से दो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, अलग अलग वेवलेंथ के बेसिस पे डिफरेंस करने स्टार्ट किए, डिफरेंशिएट करना आपस में स्टार्ट किया, हाई वेवलेंथ ली, लो वेवलेंथ ली। जब इन्होंने डिफरेंट वेवलेंथ के बेसिस पे इनको एक्सपेरिमेंट्स करना स्टार्ट किया तो इनको मिला दो पिगमेंट सिस्टम मिले रिएक्शंस करने के बाद में ऑब्जर्वेशन में। तो ये पिगमेंट सिस्टम कौन से थे, PS1 एंड PS2, जिसमें वेवलेंथ हाई होगी उसको PS1 बोल दिया, जिसमें कम होगी उसको PS2 बोल दिया। अब दोनों के अंदर 300 से 400 पिगमेंट्स होते हैं इसमें क्लोरोफिल के, रिएक्शन सेंटर होता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या मिलते हैं, एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं जो एंटीना मॉलिक्यूल भी कहलाते हैं। अब ये सारी चीजें किससे रिलेटेड थी, ये तो अपना टॉपिक था रेड ड्रॉप इमर्जन इफेक्ट। इसके बाद में आगे जो PS1 और PS2 आपको दिखाई दे रहा है इसको अपने डिटेल में पढ़ेंगे, यानी कि फोटो सिस्टम 1 क्या होता है और फोटो सिस्टम 2 क्या होता है, साथ में इनके मैकेनिज्म के बारे में। तो आगे देखते हैं अपने फोटो सिस्टम 1 एंड 2। तो फोटो सिस्टम 1 के बारे में अपने स्टार्ट करते हैं। फोटो सिस्टम 1 के अंदर देखो क्या होता है, जो अपना फोटो सिस्टम 1 था, फोटोसिंथेसिस के अंदर अपने को पता अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं क्लोरोफिल के, कौन से, क्लोरोफिल के अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना। तो टाइप भी बताए थे और अलग अलग मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। टाइप अलग चीज़ है, जैसे A, B, C, D, ठीक है, ये सब अलग चीज़ है, और ये किसके होते हैं, मॉलिक्यूल्स, वो अलग होते हैं। अब इसमें क्या होते हैं, क्लोरोफिल के अलग अलग मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे क्लोरोफिल 666 क्लोरोफिल, इसके अंदर आगे देखो 670, 680, क्लोरोफिल 670, 680, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर देखो क्लोरोफिल 690, क्लोरोफिल 690 और क्लोरोफिल 700, ये सब इसके अंदर क्लोरोफिल के टाइप्स होते हैं, सॉरी मॉलिक्यूल्स होते हैं।
रिएक्शन सेंटर, समझ आ गया? तो ये रिएक्शन सेंटर की तरह एक्ट करता है। क्लियर होगी आपको ये बात? आगे देखो इसके अंदर क्या होता है, PS1 के अंदर अब फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होती है किसमें होती है, रिएक्शन सेंटर के अंदर होती है, जिसके अंदर सारे हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। सारी रिएक्शन किसके अंदर होती है, रिएक्शन सेंटर में, जिसके बाद में हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन रिएक्शन के बाद में रिलीज होते हैं। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन आर रिलीज्ड आफ्टर द रिएक्शन। तो ये बातें जो आपको पता होनी चाहिए फोटो सिस्टम के बारे में। आगे देखो ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं क्लोरोफिल से, ये किसमें पार्ट करते हैं जाके, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन किसमें पार्टिसिपेट करते हैं, they participate in the reaction of photophosphorilation। कौन सी रिएक्शन, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। अब आप लोगों को मैं दोबारा रिकॉल करवा दूं, साइक्लिक रिएक्शंस और नॉन साइक्लिक रिएक्शंस कौन सी थी। लास्ट वाले लेक्चर के अंदर मैंने तुम लोगों को ऐसा एक चार्ट बना के दिखाया था, जिसके अंदर ये कंप्लीट जो है लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन एक दूसरे की मदद से पूरी हो गई। ये कौन सी प्रोसेस थी, साइक्लिक। एक आती है आगे नॉन साइक्लिक टाइप की, इसको अपने आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो उनके लिए क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन वहां तक पहुंचते हैं साइड के ऊपर, फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स के द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं और रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो दोबारा ध्यान देना, फोटो सिस्टम 1 के अंदर क्लोरोफिल 660, 70, 80 एंड 90 एंड 700 प्रेजेंट होते हैं, साथ में कैल्कुलेट होते हैं। अब ये क्या करते हैं, हाई वेवलेंथ एब्जॉर्ब करके क्या करते हैं, डिफरेंट वेवलेंथ एब्जॉर्ब करके इनको ट्रांसफर कर देते हैं P700 पे। अब P700 जो होता है फोटो सिस्टम 1 के अंदर, अब फोटो सिस्टम 1 को P700 टाइप का फोटो सिस्टम भी बोला जाता है। समझ आ रहा है ना, इसके नाम से भी इसको जानते हैं, यानी P700 टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस इज PS1, यानी कि फोटो सिस्टम 1 का ही दूसरा नाम है P700 टाइप ऑफ फोटो सिस्टम। तो पर्टिकुलर किसी की वजह से, यानी ये क्या इसका इंपॉर्टेंट लीड रोल प्ले करता है। जैसे किसी रिएक्शन के अंदर एक कैटालिस्ट लीड रोल प्ले करता है ना, वैसे इसके अंदर ये एज ए रिएक्शन सेंटर रोल प्ले कर रहा है। अब अपने को पता है रिएक्शन सेंटर जो होता है उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है कि जो रिएक्शंस चल रही है केमिकल रिएक्शंस, उनके अंदर वो हेल्प करता है कंप्लीट करवाने में। साथ में इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं जो आगे रिएक्शन को कंप्लीट करवाने में हेल्प करते हैं। जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों टाइप के रिएक्शंस को पूरा करवाने में हेल्प करते हैं। अब अपने इसके बाद में लिखो था फोटो सिस्टम 1 के बारे में क्या क्या होता है, कैसे होता है। अब अपने पढ़ेंगे इसका मैकेनिज्म, क्या पढ़ेंगे अपने मैकेनिज्म के बारे में, देखते हैं कि फोटो सिस्टम 1 के अंदर जो ये प्रोसेस होती है वो कंप्लीट कैसे होती है। ये तो देख लिया आप लोगों ने कि हाँ ये सब होता है, बट कैसे होता है। तो मैकेनिज्म देखते हैं। देखो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं मैकेनिज्म के अंदर। देखो सबसे पहले जो फोटो सिस्टम होता है वो फोटोन को कैच करता है। क्या करता है, फोटॉन्स को कैच। आपको ये चीज पता है कि जो फोटो सिस्टम के अंदर जो रिएक्शन सेंटर या मॉलिक्यूल्स या पिगमेंट काम करते हैं वो क्या करते हैं, फोटोन को लेके तभी तो एनर्जी बनेगी, एक्सेप्ट फोटॉन्स। सबसे पहला काम है फोटोन को एक्सेप्ट करना। फोटोन को लेने के बाद में ये रिएक्शन सेंटर जो होते हैं फोटो सिस्टम 1 वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो फोटोन
तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो यहाँ पे रिएक्शंस में यूज किए जाते हैं, जिसके बाद में ये इसमें कन्वर्ट होता है। आगे देखो इस तरीके से क्या होती है, ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब ये जो NADPH होता है, यहाँ पे जो NADPH बना है, ये आप लोग याद रखना सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या काम करता है, नीचे CO2 को रिड्यूस कर देता है, CO2 को रिड्यूस करने का काम करता है। तो CO2 को रिड्यूस करता है और आगे ये जो CO2 होती है ये कौन सी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है? डार्क रिएक्शन में। अभी तक तो ये सारा काम किसका चल रहा है? यहाँ तक तो सारा का सारा लाइट रिएक्शन का काम है ऊपर तक, ठीक है। इसके बाद में नीचे डार्क रिएक्शन जो है CO2 रिड्यूस होती है वो आगे डार्क रिएक्शन में कंप्लीट होती है प्रोसेस। तो दोबारा सुन लो, फोटोन एक्सेप्ट किए एनर्जी की फॉर्म में क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स ने, और P700 जो रिएक्शन सेंटर होता है उसी के अंदर प्रोसेस कंप्लीट होती है, और वो किस फॉर्म में आया था? ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो रिलीज हुए वो किसने एक्सेप्ट किए? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स ने। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स कौन कौन से होते हैं? सल्फर, प्रोटीन, आयरन, ये सब। फिर NADPH+ में कन्वर्ट हो गया। NADPH+ जो होता है सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो आगे CO2 को रिड्यूस करवाने का काम करता है। अब ये जो CO2 यहाँ पे रिड्यूस हुई है ये आगे डार्क रिएक्शंस में कंप्लीट करती है अपनी आगे की प्रोसेस। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपने यहाँ से आगे कंटिन्यू करना